हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज अपन देखने वाले उत्तर भारत के मैदान देखने वाले। यहाँ से आपकी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं, क्या ये सब कुछ होता है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कुछ आपको बता देता हूँ साथियों। एनीथिंग जो भी आपकी डाउट है वो सारे कुछ का समाधान होने वाले हैं। शेयर जरूर से जरूर कर देना। आगे चलते हैं। अब देते हैं उत्तर भारत का मैदान होता कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देख रहे हो ग्रीन कलर वाला, ये क्या हो जाएगा, उत्तर भारत का मैदान हो जाएगा, जो अपने इस तरीके से दिखाई देता है। देख सकते हो यहाँ से लगा कि यहाँ तक ये अपने हो जाता है, उत्तर भारत का मैदान हो जाता है। और ये थार का रेगिस्तान हो जाता है, यानी कि ये वाला ग्रीन कलर वाला आप देख रहे हो ये अपने मैदान हो जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है, कितना विस्तार होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो। चाहो तो आप हमारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले देते हैं विस्तार। विस्तार इनका देखने को मिलता है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, बांग्ला और असम तक देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ से लगा के सीधा यहाँ तक सारों में विस्तार देखने को मिलता है। और ये विस्तार किसका हो जाएगा, उत्तर मैदान का हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा सा पूछा जाता है। क्या हो जाएगा आंसर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, बांग्ला और असम में देखने को मिलता है। अब देखते हैं किसके द्वारा ये निर्माण किया जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपकी नदियां हैं ना, उसके द्वारा ये निर्माण किया जाता है। नदियों के द्वारा अवसादित के जमाव के कारण ये होता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये अवसादित क्या होती है, अवसादित जो चट्टाने की जो टुकड़े होते हैं जो मैदान में आते हुए वो बिल्कुल उगर बारीक हो जाते हैं, मिट्टी के रूप में हो जाते हैं और उनके जमाव के कारण होता है। जैसा ये आप देख सकते हो, हिमालय देख सकते हो, ये अपने कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाए। यहाँ पे कुछ पत्थर को टूट के नदियों के बहाव में यहाँ तक आ गए। फिर नदियों से फिर अपने धीरे धीरे करके ये टुकड़े हो गए, यहाँ तक आ गए। फिर यहाँ से धीरे होते हुए फिर ये यहाँ तक बिल्कुल बारीक अपने रेत आ जाती है और इसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी के बार बार ऊपर उगर आने के कारण यहाँ पे क्या बन जाता है, मैदान बन जाता है जो अपने उपजाऊ होता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो इस तरीके से आ रही है। देख सकते हो ये सारी सारी नदियाँ इस तरीके से आ रही है और ये अपने साथ में क्या लाती है, मिट्टी लाती है। कहाँ से लाती है, हिमालय से लाती है। और यहाँ पे वो जमाव धीरे धीरे कर लेती है, इस तरीके से कर लेती है। और ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, बार बार लाती है और बार बार यहाँ पे ऊपर है ना वहाँ पे रखती है। इसके आधार पर यहाँ पे सारे कुछ वगैरह जमाव के आधार पर ये मैदान का निर्माण होता रहता है। आपसे पूछा जाता है कि मैदान का निर्माण किसके कारण होता है, नदियों के आधार पर होता है साथियों। ठीक है ना, जो मैं आपको आगे है ना धीरे धीरे करके आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं नदियाँ कौन सी हो जाएगी। ये अपनी हो जाएगी सिंधु नदी हो जाएगी, सतलज नदी हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। ये अपने साथ साथ में क्या लाती है, मिट्टी लाती है, रेत लाती है, बड़े बड़े कंकड़ लाती है, पत्थर लाती है, जो यहाँ पे लाती है और यहाँ पे ये छोड़ देती है। और इनके जमाव के आधार पर ये सारे कुछ होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो जाएगी गंगा नदी हो जाएगी, जो देख सकते हो ये अपनी यमुना नदी रही साथियों। देख सकते हो ये काली नदी रही साथियों। ये सारी सारी क्या हो जाएगी, ये सारी सारी नदियाँ हो जाएगी। ये ब्रह्मपुत्र नदी रही और ये साथ में क्या लाती है, मिट्टी लाती है। और इस तरीके से ये सारा कुछ होता है। और ये सतलज नदी रही, देख सकते हो इसके आधार पर ये साथ में क्या लाती है, मिट्टी लाती है। और ये धीरे धीरे जमाव के आधार पर यहाँ पे ना हो जाता है। ठीक है ना, आपसे पूछा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी नदियाँ हो जाएगी, सिंधु नदी, सतलज नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी होती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनको चार भागों में बांटा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ से है ना पत्थर टूट के यहाँ तक मैदान में आते हैं ना, इनको चार भागों में बांटा गया है, जो मैं आपको चारों के चारों भाग अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। आप यहाँ पे क्रम देख लो। पहला हो जाएगा बहावर हो जाएगा, बहावर भी कहते हैं, बाखर भी कहते हैं, ये आप चीज नोट करना। दूसरा हो जाएगा तराई हो जाएगा, तीसरा खादर हो जाएगा, चौथा हो जाएगा बांगर हो जाए। यानी कि चार शब्द है ना, आप जरूर से जरूर है ना क्रम के अनुसार ध्यान रख लेना। पहला हो जाएगा भावर हो जाएगा, तराई हो जाएगा,
खादर हो जाएगा और बागर हो जाएगा। ये चीज़ नोट करना, आपका पूछा जाता है, क्रम के अनुसार आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हिमालय हो जाएगा और ये भावर हो जाएगा और ये तराई हो जाएगा और ये खादर हो जाएगा और ये बागर हो जाए। इस तरीके से सारी कुछ वर्ग होती है जो क्रम के अनुसार होती है, जो मैं आपको आगे बता दूंगा। ये आपको चीज़ें नोट करना है। ये रही आपके सामने ट्रिक। आप इतना ही ध्यान रखना, भात खाओ इतना ध्यान रखना है, भात खाओ इतना आपको ध्यान में रखना है। ये क्रम है ना, जरूर से जरूर नोट करना, पूछा जाता है क्रम के अनुसार, आपका लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इस लाइन में आपको किसी भी तरीके कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बता दिया विस्तार कहाँ पे हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगला और असम में अपने इनका विस्तार देखने को मिलता है। और ये मैदान का निर्माण कैसे होता है? नदियों के द्वारा अगर मिट्टी लाई जाती है, जो पहाड़ी मिट्टी होती है, जो मैदान में फैली जाती हैं, और उसके आधार पर ये निर्माण होता है। नदियाँ कौन सी हो जाएगी? सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, चारों नदियाँ प्रमुख रूप से होती है। बाकी छोटी छोटी भी होती है, लेकिन ये अपनी प्रमुख अपनी नदियाँ होती है। और इनको 4 भागों में बांटा गया है। ये हो जाए भावर, तराई, खादर और बागर, 4 भागों में बांटा गया है। तो इस तरीके से होता है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इस स्लाइड में आपको किसी भी तरीके कोई दिक्कत रहने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ, जो वहाँ से आपके 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। कम से कम 10 लोगों को जरूर से जरूर शेयर कर देना। आगे चलते हैं, अब एक एक करके सारे पॉइंट के बारे में अपन देख लेते हैं। पहले से भावर क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। भावर क्षेत्र कौन सा रहा? ये रहा, देख सकते हो, ये भावर क्षेत्र हो जाएगा। अब इनके बारे में विशेषता अपन देख लेते हैं। ये शिवालिक के दक्षिण में होता है। आप सभी लोगों को पता है, पहला हो जाएगा ट्रांस हिमालय हो जाएगा, दूसरा महान हिमालय हो जाए, तीसरा लघु हिमालय हो जाए, और अंतिम में शिवालिक हिमालय हो जाए। और यहाँ पे शिवालिक हिमालय में पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, और यहाँ से पानी आता है। और यहाँ से जब पानी आता है ना, तब ये अगर पानी कैसा कहलाता है? बड़े बड़े पत्थरों से निकलता है, साथ ही इस तरीके से निकलता है। और यही पत्थर आपके अगर भावर कहलाते हैं। ठीक है ना, ये आप चीज़ नोट करना। और वैसे भी मैंने आपको हिमालय पर्वतमाला संपूर्ण रूप से आपको करवा दिए, और ये शिवालिक के दक्षिण से ये निकलती है। और यहाँ पे नदी हो जाई सिंधु नदी और ताप्ती नदी, तक यहाँ पर विस्तार देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि सिंधु नदी से लगा के ताप्ती नदी, जितनी भी नदियाँ बीच में निकलती है, जो सारी सारी किसके अंडर में आती है? भावर नदी के अंदर में आती है। और साथ में क्या लाती है? मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर ये लाती है। और इनका क्षेत्र हो जाएगा 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट है। भावर का क्षेत्र कितना होता है? 8 से 10 किलोमीटर होता है। यानी कि बड़ा क्षेत्र होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इनके आधार पर ये लाए जाते हैं। अब देखते इसमें भावर में क्या होता है? बड़े बड़े पत्थर होते, कंकड़ होते, बजरी होते, जो सारे कुछ भावर कहलाते हैं। आप समझ सकते हो, ये क्या हो जाए? पहाड़ हो जाए। यदि यहाँ से कोई नदी अगर आती है, तब यहाँ पे पत्थर है ना साथ में लाती, बड़े बड़े कंकड़ है ना साथ में लाती, बजरी साथ में लाती। और ये ऊपर से नीचे जब आती है, जब यहाँ पे सारे कुछ घर इकट्ठा हो जाते, इस तरीके से इकट्ठा हो जाते। और यही क्षेत्र क्या कहलाते हैं? बाखर क्षेत्र कहलाता है, भावर क्षेत्र भी कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कहलाता है। और इनके अंदर से ये है ना नदी है ना चली जाती है, यानी कि नीचे इस तरीके से निकल जाती है, देख सकते हो। और ये बड़े बड़े है ना पत्थर धीरे धीरे करके ये है ना बिल्कुल बारीक दाने में बह जाते हैं, और इसी को बजरी कहते हैं। आपसे पूछा जाता है भावर क्षेत्र में कौन सा आता है? बड़े बड़े पत्थर आते, कंकड़ आते, बजरी सारी कुछ आती है। अब यदि बड़े बड़े पत्थर हो जाएंगे, क्या यहाँ पे सिंचाई होगी? किसी भी तरीके कोई भी कृषि का कार्य नहीं होगा। और यहाँ पे ना नदी बिल्कुल गायब हो जाती। जैसा कि आप ये देख सकते हो, यहाँ पे यदि कोई नदी आती है, और ये ना पत्थरों के नीचे से होती हुई इस तरीके से चली जाती। अब अपन अगर ऊपर से देखेंगे, तब अपन को ये कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पत्थर के नीचों से ये चली जाती है। इस कारण यहाँ पे नदी है ना लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। ये भावर की अपनी विशेषता होती है। और यहाँ पे कृषि का कार्य नहीं किया जाता। अब पत्थरों पे किसी भी तरीके से कोई भी कृषि का कार्य नहीं किया जाता। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। इसमें आप भावर में किसी भी तरीके कोई ना दिक्कत लेने की जरूरत मत करना। मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते। ये हो जाएगा हिमालय हो जाए। यहाँ से नदी जब आती है, तो साथ में बड़े बड़े पत्थर लाती है, और बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे जमाव हो जाते, इस तरीके से जमाव हो जाते। और पत्थर हमेशा वगैरह ऊपर होते हैं, और पत्थर के नीचे से हमेशा नदी है ना जाती है। और यही क्षेत्र क्या कहलाता है? भावर क्षेत्र कहलाता है, बाखर क्षेत्र कहलाता है।
जहाँ पे कृषि का कार्य नहीं होता है। ठीक है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको किसी भी तरह कोई ना दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। पहला अपना पार्ट कौन सा हो जाएगा? भावर हो जाएगा। ठीक है, नोट करना, हिमालय के जस्ट ऊपर पहला पार्ट होता है भावर होता है, फिर तराई होता है, फिर खादर होता है, फिर बागर होता है। इस तरीके से आपने नोट है ना कर सकते हो। अब चलिए आगे। अब ये तराई क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। तराई क्षेत्र कौन सा हो जाए? ये वाला क्षेत्र हो जाए, तराई क्षेत्र हो जाए। इसके बारे में देख लेते हैं। और ये भावर के दक्षिण में पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हिमालय के दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? ये भावर क्षेत्र हो जाएगा। और भावर क्षेत्र के दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? तराई क्षेत्र हो जाता है। यानी कि क्रम के अनुसार अपन उधर बढ़ रहे हैं। और इसमें नम मिट्टी होती है, बारीक कंकड़ होते हैं और चिकनी मिट्टी होती है। यानी कि यहाँ से जब भी पानी उधर आता है तो नीचे से आता है और साथ में क्या लाती? मिट्टी लाती है, बिल्कुल बारीक बारीक, बिल्कुल पिसा हुआ मिट्टी उधर लाती है और यहाँ पे इकट्ठा होने लगती है। देख सकते हो, यहाँ पे इकट्ठा होने लगती है, जिससे क्या होता है? दलदली भाग अपने दिखाई देता है। इस तरीके से दलदली भाग दिखाई देता है। और यही दलदली के आधार पर ये क्या क्षेत्र बन जाता है? तराइन क्षेत्र बन जाता है, जिसमें नम मिट्टी होती है, बारीक कंकड़ होते हैं और चिकनी मिट्टी होती है, जो अपने लिए इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये बाखर के क्षेत्र के बाद में ये तराई क्षेत्र आता है। अब यहाँ से वह नदी वह बाहर निकल जाती है। आप समझ सकते हो, यदि छोटी छोटी बारीक है ना कंकड़ हो जाएंगी, बिल्कुल नमी मिट्टी हो जाएगी, तब यह नदी ऊपर की तरफ अपने दिखाई देगी। यानी कि पत्थरों से नीचे होते हुए फिर अपने ऊपर की ओर दिखाई देती। यहाँ पे नदी है ना बाहर आ जाती। लेकिन भावर क्षेत्र में किसी भी तरीके की नदी है ना नहीं दिखाई देती, क्योंकि बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं। ठीक है ना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इनका क्षेत्र हो जाएगा 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे कृषि का कार्य भी किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। यदि यहाँ पे दलदली भाग होता है तो यहाँ पे मिट्टी भी अपनी उपजाऊ होगी और यहाँ पे हल वगैरह ये सारी कुछ उपकरण यहाँ पे और पूरी तरह से यूजेबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ना भावर क्षेत्र में नहीं हो सकते, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर है, यहाँ पे हल का कार्य नहीं होता है। लेकिन ये अपनी दलदली भाग है और यहाँ पे कृषि का कार्य किया जा सकता है। जैसे हो जाएगा गन्ना हो जाएगा, धान का क्षेत्र यहाँ पे यूज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में ना अच्छी तरह से चल सकते हैं और बिल्कुल नमी मिट्टी होती है और एकदम फ्रेश मिट्टी होती है, जो कृषि के लिए बड़े यूजेबल होती है साथियों। ठीक है ना, ये आप चीज़ नोट करना। यहाँ पे कृषि का कार्य किया जाता है, यहाँ पे नहीं किया जाता है। और ये हो गया आपका तराइन का क्षेत्र रहा और ये भावर का क्षेत्र है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि भावर क्षेत्र में बड़े बड़े पत्थर आते, कंकड़ आते और बजरी आते, लेकिन तराई में क्या आते? नम मिट्टी आती, बारीक कंकड़ आते हैं और बिल्कुल उगर चिकनी मिट्टी आती है। और ये अपने बिल्कुल अपने कृषि योग्य अगर जमीन नहीं होती, लेकिन ये तराई क्षेत्र अपने कृषि योग्य अपनी होती है। यहाँ पे भावर क्षेत्र में है ना नदी बिल्कुल गायब हो जाती है, लेकिन तराई क्षेत्र में बिल्कुल दिखाई देती है। ये इनकी विशेषता होती है। सबसे पहले अपने आएगा भावर क्षेत्र आएगा, फिर अपने तराई क्षेत्र आ जाएगा। यानी कि कर्म के अनुसार अपन पढ़ रहे। ये अपने पहला रहा और ये आपका ये दूसरा रहा। इस तरीके से आप ना नोट है ना कर सकते हो। ठीक है ना, आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यदि आपका क्लियर हो गया ना, तब आपका एग्जाम में 100% आपका क्वेश्चन है ना छपने वाला है, जो किसी भी तरीके घुमा के आपका पूछा जाए, लेकिन आपका सही होगा साथियों। किसी भी तरीके पूछा भी जा सकता है। मैं आपको आगे भी ना क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे आपका समाधान भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आप देते हैं खादर के क्षेत्र के बारे में देख रहे। खादर का क्षेत्र का क्या मतलब होता है? जैसा ये देख सकते हो, ये खादर क्षेत्र हो जाए। तराइन क्षेत्र आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, बाखर क्षेत्र भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। और इसमें नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अब नई जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? यानी कि जो भी आपकी पहाड़ से ना मिट्टी उगराती है, उसी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। पहाड़ से कैसी भी मिट्टी आती है जो बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, और उसके कारण ये मैदानों में चली जाती, इस तरीके से मैदान में चली जाती और यहाँ पे ना परत आ जाती है, जलोढ़ मिट्टी की आ जाती है। और यही परत है ना बिल्कुल नई अपनी मिट्टी होती है, इसी को खादर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देख सकते हो, ये क्या हो जाए? बिल्कुल अपनी नई फ्रेश अपनी मिट्टी हो जाए। इस तरीके से नई अपनी फ्रेश मिट्टी हो जाए और उसी को खादर मिट्टी कहते हैं। और ये है ना कृषि के लिए बड़ी यूजेबल होती हैं। और यहाँ पे बाढ़ वगैरह आता रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट। यदि यहाँ पे ये मिट्टी है ना, तो यहाँ पे नदी भी आती है और नदी के साथ में क्या आती है? बड़ी बड़ी बाढ़ भी आती है और साथ में उन्हें क्या लाती है? मिट्टी लाती है, जलोढ़ मिट्टी लाती है, जो एक के ऊपर एक परत है ना हमेशा डालती रहती है, जिससे क्या होता है? नई नई मिट्टी उगर आती रहती है और उपजाऊ मिट्टी होती रहती है। और यही इनका ये कारण देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे पानी आएगा तो उसे बाढ़ होगा,
बाढ़ के साथ क्या आएगी, मिट्टी आएगी जो अपनी हिमालय से आएगी, जो अपनी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है और उसी को खादर कहते हैं। ठीक है ना, पूछा जाता है। और ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी एकदम फ्रेश होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, इसके कारण यहाँ पे उपजाऊ क्षेत्र देखने को मिलता है और यहाँ पे कृषि भी की जाती है। और इसमें मुख्य फसलें हो जाएगी, गेहूँ हो जाएगी, मक्का हो जाएगी, जौ हो जाएगी, दावल हो जाएगी और ये चावल भी देखने को मिलता है। यानी कि ये बिल्कुल अपने उपजाऊ देखने को मिलती है। सर्वाधिक उपजाऊ देखने को मिट्टी कौन सी मिलती है, यही आपकी खादर मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है ना, पूछा जाता है यही क्षेत्र प्रयोग जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल नई फ्रेश आती है। यानी कि यहाँ पे ये धरातल रहा और यदि यहाँ पे नदी आ गई ना तो साथ में क्या लाती, मिट्टी लाती, इस तरीके की मिट्टी लाती और एकदम ये नई फ्रेश देखने को मिलती है। दोबारा नदी आती है, बाढ़ आती है, तब यहाँ ऊपर एक परत और भी चढ़ जाती है और ये बिल्कुल नई फ्रेश होती है। दोबारा आती है तब यहाँ पे बिल्कुल पानी है ना ऊपर चला जाता है और ये बिल्कुल नई अपनी मिट्टी होती है। और इस तरीके से कभी भी इनकी है ना उर्वरा शक्ति कम नहीं होती है क्योंकि बार बार है ना नई मिट्टी आती रहती है और ये उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलती है। और ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है, ये क्षेत्र कहलाता है खादर क्षेत्र कहलाता है। यानी कि तीसरे नंबर का हो जाएगा। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं अब देखते हैं बागड़ क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। यानी कि ये रहा बागड़ क्षेत्र और खादर क्षेत्र एक दूसरे की विपोजिट देखने को मिलते हैं, देख लेना। अब देखते हैं ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है ना, जैसे ये रही अपना कुछ क्षेत्र रहा, यहाँ से लगा के यहाँ तक, यहाँ पे है ना नई है ना मिट्टी वगैरह आ जाती, लेकिन किनारों पे ना नई मिट्टी नहीं आती क्योंकि एक बार आती है फिर ये दोबारा नहीं आती क्योंकि बाढ़ तो ज़्यादातर वगैरह नहीं आता है लेकिन समय के अनुसार आता है। लेकिन यहाँ पे एक पुरानी मिट्टी यहाँ पे आ जाती है और यही पुरानी मिट्टी अपने क्या कहलाती है, बागड़ क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना, बागड़ क्षेत्र कहलाता है। और नया वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, खादर क्षेत्र कहलाता है। यानी कि आपसे पूछा जाए पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी हो जाएगी तो ये बागड़ हो जाएगी, नई मिट्टी कौन सी हो जाएगी तो खादर मिट्टी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे है ना पानी अगर नहीं आता है, बाढ़ नहीं आता, इसके कारण नई मिट्टी नहीं आती है। यदि नई मिट्टी आ जाए तो ये खादर क्षेत्र हो जाएगा, यदि यहाँ पे बाढ़ नहीं आए तो ये बागड़ क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बाढ़ किसी भी तरीके से नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे है ना पानी वगैरह आता है, बाढ़ वगैरह आती है और उसके साथ में क्या आती है, मिट्टी आती है, नई फ्रेश आती है। और नई फ्रेश मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और उसी को क्षेत्र को कहते हैं खादर क्षेत्र कहते हैं। लेकिन बागड़ क्षेत्र में किसी भी तरह की बाढ़ वगैरह नहीं आती है, वही आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और वहाँ पे ये सारी कुछ क्षेत्र देखने को मिलता है। अब देखते हैं ये कम अगर उपजाऊ क्षेत्र होता है, उपजाऊ तो होता है लेकिन तुलना की जाए अगर खादर क्षेत्र से, यहाँ से की जाए तुलना क्षेत्र से किया जाए तो यहाँ पे कम है ना उपजाऊ देखने को मिलता है क्योंकि पुरानी हो जाती है, बार बार इनका यूज किया जाता है, नई अपनी मिट्टी नहीं आती है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती है, ये कम अपनी उपजाऊ होती है। लेकिन कृषि यहाँ पे की जाती है, ये आप चीज़ नोट करना, यहाँ पे कृषि वर्ग की जाती है और खाद्यान्न फसलें का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब ये हो गया आपका अगर खादर क्षेत्र रहा और ये आपका बांगर क्षेत्र रहा। यहाँ पे आपको किसी भी तरह कोई ना दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। खाद्यान्न का मतलब हो जाएगा नई एकदम फ्रेश मिट्टी हो जाएगी जो बार बार अपने एक परत आती है, फिर दूसरी परत आती है, जो तीसरी परत आती है। किसके कारण आती है, ये पानी के कारण आती है और पानी किसके आधार पर आता है, बाढ़ के कारण आ जाता है। यानी कि एक परत आती है फिर दूसरी आती है, इसके कारण ये नई फ्रेश मिट्टी कहलाती है और यही आपकी सर्वाधिक अपनी उपजाऊ देखने को मिलती है। और यहाँ पे उपजाऊ होती है तब यहाँ पे फसलें होती है, गेहूँ, मक्का, जौ, दाल और चावल, ये सारी कुछ उगर होती हैं साथियों। ठीक है ना, होती है। अब देखते बांगर क्षेत्र, ये एकदम पुरानी मिट्टी होती है, यहाँ पे ना बाढ़ नहीं आती, इसके कारण पुरानी मिट्टी वहीं पे ही पड़ी रहती है और ये कम है ना उपजाऊ होती है क्योंकि यूज उगर किया जाता है, फसलों के आधार पर किया जाता है, खाद्यान्न के रूप में किया जाता है और यहाँ पे फसलें उगर उगाई जाती है। इसके कारण यहाँ पे उर्वरा शक्ति बिल्कुल कम हो जाती है, बाढ़ भी नहीं आती है, जिससे ये मिट्टी है ना इनकी उर्वरा शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती है। यानी कि नई फ्रेश मिट्टी कौन सी हो जाए, खादर मिट्टी हो जाए। बांगर अपने पुरानी मिट्टी देखने को मिलती है जो आपको पता होना चाहिए। ये अपने 3 नंबर का क्रम रहा और ये आपका 4 नंबर का क्रम रहा। यही मैदान है जो आपके लिए पूछे जाते हैं, यही आपकी विशेषता है जो आपके मैदान के रूप में पूछी जाती है। अब आपको किसी भी तरह कोई ना दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ से अच्छे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मैंने आपको टॉपिक है ना पूरी तरह से करवा दिया। अब आपको पता होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कम से कम 10 लोगों को शेयर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए
तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, उत्तर का मैदान किस नदियों में जलोढ़ बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा गया है। उत्तर के मैदान है, वहाँ पे नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, और वह आपकी नदियाँ कौन सी हो जाएगी, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी था, अभी जस्ट ही बताया था। और इनका आंसर हो जाए सिंधु नदी हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी, और सतलज नदी देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये इनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देते हैं भावर, यानी कि भावर क्षेत्र आप सभी लोग को पता है, भावर क्षेत्र कहते हैं, खादर क्षेत्र भी कहते हैं। और ये क्षेत्र की विशेषता क्या होती है, वह आपका पूछा गया है। जो अपने हिमालय से जस्ट है ना नीचे पहला ही कदम दक्षिण में देखने को मिलता है, जहाँ पे बड़े बड़े ना पत्थर होते हैं, वही क्षेत्र हो जाएगा भावर क्षेत्र हो जाएगा। उनकी विशेषता क्या होती है, वह आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? इनकी विशेषता यही होती है, यहाँ पे जल का शिवाव हो जाता है, यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और पत्थर के अनुसार पानी नीचे की तरफ ये चला जाता है, यानी कि नदी यहाँ पे नहीं दिखाई देती है, बिल्कुल वो लुप्त हो जाती है। ठीक है ना, पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं तराइन क्षेत्र स्थापित होता है कहाँ पे होता है, ये आपका पूछा गया। ये क्रम के अनुसार आपका पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? पहले क्या आता है? हिमालय आता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में भाखर क्षेत्र आता है, फिर उसके बाद में तराइन क्षेत्र आते, फिर खादर क्षेत्र आता है, फिर बांगर क्षेत्र आता है, यानी कि दूसरे नंबर पर रहा। इनका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बांकर क्षेत्र के दक्षिण में देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं खादर की मिट्टी की विशेषता क्या हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट है, खादर मिट्टी होगी, इसकी क्या विशेषता हो जाए? खादर का मतलब नई मिट्टी हो जाए, यानी कि इनका आंसर क्या हो जाए? नई जलोढ़ मिट्टी हो जाए। तीसरे नंबर का पार देखने को मिलता है। और पुरानी मिट्टी क्या हो जाएगी? बागड़ हो जाए, यानी कि बकवास मिट्टी हो जाए। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नई खादर मिट्टी का मतलब होता है खादर, यानी कि खाद्य योग्य होती है, और पुरानी मिट्टी एकदम बकवास मिट्टी होती है, यानी कि बकवास हो सकती। इस तरह आप याद भी रख सकते हो। आगे चलते हैं। अब देते हैं गंगा के मैदान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा हो जाएगा इन चारों में से? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? इनका आंसर हो जाएगा खादर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे खादर लिखा गया, यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होता है, क्योंकि यहाँ पे परत के ऊपर परत अगर नई मिट्टी आती है, जलोढ़ मिट्टी आ जाती है। आगे चलते हैं। अब देते बांगर, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है बांगर की विशेषता क्या हो जाएगी? यहाँ पे पुरानी मिट्टी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे सीधा ही आपके सामने लिखा है। यदि यहाँ पे नई मिट्टी लिखा होता तो अगर ये होता खादर मिट्टी होता है, ठीक है ना। और ये ज्वालामुखी से अगर मिट्टी कौन सी आती है? काली मिट्टी आती है। ये भी आप है ना चीज़ है ना नोट करना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देते हैं उत्तर का मैदान किन राज्यों में फैला हुआ है। आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। क्या आंसर हो जाएगा? अब यहाँ पे अपन देखते हैं तमिलनाडु, यहाँ पे केरल, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात आया, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। क्या आंसर हो जाए? ए नंबर आपका आंसर हो जाए। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है, ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते तराइन के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तराइन का मतलब क्या होता है? दलदली भाग हो जाएगा, जहाँ पे नदी है ना ऊपर की तरफ आ जाती है। और जब ऊपर की तरफ आती है, जब क्या होता है वहाँ पे कृषि योग किया जाता है, यानी कि जब कृषि योग किया जाता है तब वहाँ पे क्या होती है? वनस्पति और जैव विविधता हो जाती है। क्या आंसर हो जाए? ए नंबर आपका आंसर हो जाए। इस तरीके से आपने निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। अब देते हैं उत्तर का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ था। आसान क्वेश्चन है। उत्तर का मैदान कौन सी मिट्टी हो जाएगी? ये जलोढ़ मिट्टी के आधार पर होता है, ठीक है ना। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं उत्तर के मैदान की मुख्य फसलें कौन सी हो जाएगी। मुख्य फसल कौन सी हो जाएगी? चावल हो जाएगी, गेहूं हो जाएगी, गन्ना हो जाएगी, यानी कि सभी हो जाती है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोबाब किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको नहीं बताया लेकिन यहाँ पे आपको बता दूंगा। दोबाब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये अपने हो जाएगी नदी हो जाएगी, जो गंगा नदी देखने को मिलती है, और ये यमुना नदी यहाँ से लगा के यहाँ तक मिल जाती है, यमुना नदी हो जाएगी, ठीक है ना। ये अपनी यमुना नदी है। और इन दोनों के बीच वाला ये क्षेत्र है ना, ये जो बड़ा ही उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ से आती क्या? जलोढ़ मिट्टी यहाँ से आती है, और यहाँ से भी अपनी जलोढ़ मिट्टी आती है।
और ये है ना उपजाऊ है ना, बिल्कुल उपजाऊ होता है, इतना उपजाऊ होता है आप सोच भी नहीं सकते कि ये है ना एक बीघे के करोड़ों रुपए देखने को मिलते हैं साथियों। ठीक है ना, ये इतनी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है और यही आपका क्षेत्र होता है, ये दोबाब कहता है, जो यहाँ पे कुछ भी उगर फसलें उगर डाल दी जाए, सब कुछ उगर सोना ही सोना निकल जाती है। यानी कि एक मुट्ठी यदि गेहूं डाल दिया जाए तो 100 अगर मुट्ठी वगैरह गेहूं निकल जाता है, इतनी ये उपजाऊ मिट्टी होती है। यानी कि इनका असर क्या हो जाएगा, ये हो जाए बी नंबर हो जाए। दो नदियों के बीच वाली भूमि को कहते हैं दोआब कहते हैं। दो आब यानी दो नदियों के बीच वाली भूमि को कहते हैं दोआब कहते हैं। ये आप चीज़ नोट करना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है और नया आपके लिए क्वेश्चन है। आप है ना जरूर से जरूर लिख लेना, अपने नोट्स में ना लिख लेना और ये पीडीएफ जरूर से जरूर डाउनलोड कर देना। अब देते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का क्षेत्रफल लगभग कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो सकता है, आपके अनुसार कितना हो सकता है? 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख वर्ग मीटर? क्या हो जाएगा आंसर? इनका आंसर हो जाए 7 लाख वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा को क्या कहते हैं? आसान क्वेश्चन है। जहां पे ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है वहां पे क्या होता है, सुंदर दृश्य दिखाई देता है, उसे कहते हैं सुंदर वन डेल्टा भी कहते हैं। ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने आपको नहीं करवाया लेकिन आपको पता होना चाहिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब ये दोनों वगैरह मिलती है तो वो वाला क्षेत्र कहलाता है सुंदर वन डेल्टा कहलाता है। आगे चलते हैं। अब देते हैं बाखर और तराइन की मुख्य क्या अंतर हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्य अंतर आपसे पूछा गया। बाखर यानी बड़े बड़े अपने क्या हो जाए, पत्थर हो जाएगी, जहाँ पे नदी है ना लुप्त हो जाती है। लेकिन तराई क्षेत्र होती है बिल्कुल दलदली भाग होती है, वहाँ पे नदी है ना ऊपर की तरफ आती है। यानी कि तराइन में अपनी नदी है ना ऊपर की तरफ दिखाई देती है और भाखर में पूरी तरह लुप्त हो जाती है। क्या आंसर हो जाएगा? ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। आगे चलते हैं। बताइए तराई क्षेत्र किस लिए महत्वपूर्ण है? बताइए तराई क्षेत्र किसके लिए महत्वपूर्ण हो जाए? क्या आंसर हो जाए? पर्यटक के लिए नहीं हो जाए, चाय के बागान के लिए नहीं हो जाएगा, जैव विविधता के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आंसर हो जाएगा? जैव विविधता के लिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कृषि का कार्य किया जाता है। यहाँ पे बाढ़ के लिए नियंत्रण के लिए नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ पानी ऊपर की तरफ आ जाता है, तब बाढ़ नियंत्रण कैसे होगा? नहीं होगा ना। ये इनका आंसर क्या हो जाए? सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। और ये सारी कुछ आपको पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी। आगे चलते हैं। अब देते हैं गंगा का मैदान किस प्रकार की जलवायु होता है? वेरी इंपोर्टेंट, गंगा का मैदान है ना जो कौन सी जलवायु होता है? मैंने आपको नहीं करवाया लेकिन जब मैं आपको जलवायु, भारत की जलवायु कराऊंगा उसमें सब कुछ आपको बता दूंगा। अभी आपको बताना पड़ेगा यहाँ का क्या आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो ए नंबर हो जाए, आर्द्र उष्ण कटिबंध हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, आर्द्र उष्ण कटिबंध हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए उत्तर के मैदान का निर्माण किस काल में हुआ था? वेरी इंपोर्टेंट है, उत्तर के मैदान का निर्माण कौन सी काल में हुआ था, ये भी आपका पूछा जाता है और बिल्कुल नया अपने ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाए नवीनतम युग में देखने को मिलता है। ठीक है ना, पूछा जाता है क्योंकि हिमालय का निर्माण अभी हुआ है, इस कारण हिमालय है ना अपने ऊपर सबसे नवीन अपने पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। और यहाँ से नदी जब आती है, जब ये मैदान का निर्माण होता है, इस कारण ये नवीनतम युग देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके आप निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। उत्तर का मैदान कृषि के लिए प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है वह आपके लिए पूछा गया। क्या कारण हो जाए? इन चारों में से आपका पूछा गया है। क्या उपजाऊ मिट्टी के लिए, जल प्रचुरता के लिए, समतल भूमि के लिए, क्या उपयुक्त सभी हो जाए? क्या आंसर हो जाए बताइए? और इनका आंसर हो जाए सभी के लिए हो जाए। यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, जल काफ़ी मात्रा में होता है, नदियों के लाया जाता है, और जहाँ पे मैदान होगा वहाँ पे समतल भूमि देखने को मिलता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देते हैं उत्तर के मैदान के, बताइए उत्तर के मैदान में बाढ़ की समस्या किसके कारण होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर के मैदान में जो बाढ़ आती है ना उनका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, वह आपका पूछा गया है। बताइए, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ तो आती होती है, इसका जलोढ़ मिट्टी भी उनका फैलाव होता रहता है, प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। नदियों के में अंतिम वो जल आने के कारण, बरसात होने के कारण, और अगर भगवान के द्वारा या प्रकृति के आधार पर कुछ को नमी या कुछ को परेशानी देने के आधार पर ये हो जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, बताओ दो आप का अर्थ क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया, दो नदियों के बीच वाली भूमि को कहते हैं दोआब कहते हैं। ठीक है ना,
ये हो गया आपका उत्तर भारत का मैदान हो गया, ठीक है ना, मैदान हो गए। इससे पहले मैंने आपको भारत की स्थिति और विस्तार करा दिया, फिर मैंने आपको हिमालय पर्वतमाला करा दी, फिर मैंने आपको भारत के जितने भी दर्रे हैं वो भी मैंने आपको करा दी, फिर मैंने आपको भारत की जितनी भी घाटियाँ हैं वो भी करा दी। अब मैंने आपको कराया है उत्तर का मैदान करवाया, और साथ साथ में क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया। कल मैं आपको प्रायद्वीप के बारे में धीरे धीरे करके आपको सब कुछ करा दूंगा। ऐसा कंटेंट लाता हूँ जहाँ से आपके 100% आपके क्वेश्चन है छपते हैं साथियों, वही मैं क्वेश्चन लाया हूँ। और यकीन मानिए आपकी हर एग्जाम में ये पीडीएफ आपके लिए बेनिफिट रहने वाली है। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हो तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।